ये अस्थायी है और इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो जब जब हम बाज़ार की नीतियाँ समझ जाते हैं तो हमें वो सारी नीति भी समझनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आज और कल का काम नहीं। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अडानी पावर अपनी चीज़ों को कोयले के द्वारा, तापीय विद्युत के द्वारा आगे मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि मेटल सेक्टर के अंदर इतने भारे क्यों आ रही है और क्या वो न्यूज़ है, उस न्यूज़ को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे हम यस बैंक के लिए जो 25% की एसएमबीसी वाली हिस्सेदारी खरीदने की नीति थी, उसके अंदर सीसीआई की मंजूरी मिल गई है, उस नीति को समझेंगे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के जो उत्पादों पे निर्यात पर जो 50% की टैरिफ की स्थितियां पैदा हुई हैं, उससे बाज़ार काफ़ी नाजुक भी रहा है। और समय समय पर मैंने आपको ये भी कहा था कि भारत जो है इस नीति के लिए लड़ रहा है और अन्य देशों की तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के अन्य चीज़ों के द्वारा बाहर के देश के अंदर भी अपनी नीतियों को अच्छा करने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं। और निरंतर इस टच में सरकार है कि जो यहाँ के निर्यातक हैं उनको कैसे बचाया जाए। देखो सर, फैसला आपको ये समझना है, यानी आपको ये समझना है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ लगाने का फैसला आया, उससे स्थितियां बाजार की नाजुक रही हैं। दूसरा, अगर सरकार इसके अंदर कुछ चीज़ें अच्छी कर रही हैं, वो भी निर्यातकों को बचाने के लिए, तो इससे बाजार का माहौल अच्छा बन रहा है। स्थिति आपको ये समझकर चलनी पड़ेगी। और वैसे ही मैंने आपको बता ही रखा है कि बाज़ार की जो नीतियाँ हैं न्यूज़ बेस रहती हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप वाली नीतियाँ स्थायी नहीं हैं, ये अस्थायी है और इसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो जब जब हम बाज़ार की नीतियाँ समझ जाते हैं तो हमें वो सारी नीति भी समझनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आज और कल का काम नहीं है। क्या न्यूज़ आ रही है, अगर इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50% शुल्क लगाने से निर्यातकों की चिंता दूर करने में सरकार जुट गई है। निर्यातकों की मदद के लिए सरकार ऋण संबंधित सहायता उपायों सहित 4 योजना की घोषणा कर सकती है। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा, मंत्रिमंडल बुधवार को इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। ये कोविड के दौरान खास तौर पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित ऋण गारंटी योजना के अनुरूप होगा। तो ये आप समझकर चलना। दूसरा, अगर मैं आपको स्थिति को और बताऊं तो इससे जो है देश के उद्योगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर हम इसकी नीतियों को और समझे तो निर्यातकों को बचाने के उपाय कर रही सरकार। राहत प्रस्तावों को मिल सकती है कैबिनेट से मंजूरी। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना, अधिक बाजार पहुंच जैसे उपाय हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी नीति है हमारे देश के लिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अडानी पावर के ऊपर मैंने अभी आपके लिए 2 वीडियो बनाई है, और अडानी पावर के ऊपर एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जो हमारे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस न्यूज़ से अडानी पावर की जो कच्चे माल की चीज़ें हैं वो पूर्ति होएगी और कहीं ना कहीं अपने उत्पादन यानी कि अपनी चीज़ों को विस्तार करने में उसको मदद मिलेगी। वो क्या न्यूज़ है, इस अगर न्यूज़ को हम समझें। अडानी पावर को धिरोली खदान में काम की मंजूरी। अडानी पावर ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में धिरोली खदान में खनन कार्य शुरू करने की कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिलने की मंगलवार को जानकारी दी। अब इसके द्वारा अडानी पावर जो है यहीं से अपनी कोयले की खनन के लिए एक अच्छी नीति करेगा और कहीं ना कहीं इससे वो मध्य प्रदेश की स्थितियों को और मजबूत करेगा। कंपनी ने बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रगति से अडानी पावर को कच्चे माल की बेहतर सुरक्षा मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र में उसकी अग्रणीय स्थिति और मजबूत होगी। अडानी पावर के मुख्य कार्य अधिकारी एसबी खयाली ने कहा, धिरोली ब्लॉक में खनन की शुरुआत अडानी पावर की आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अडानी पावर अपनी चीज़ों को कोयले के द्वारा, तापीय विद्युत के द्वारा आगे बढ़ा रहा है,
तो इस तरीके की खनन की इसको मंजूरी जिस हिसाब से मिल रही है, तो ये इसकी एक बढ़ती नीति के अनुसार जो इसके लक्ष्य 2032 के हैं, करीब करीब 41 गीगावाट के, ये मैंने आपको कल भी बताया था, उसके अंदर ये अपनी क्षमता को बढ़ाएगा। तो ऐसी न्यूज़ भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ किसी को पता नहीं लगती, लेकिन ये न्यूज़ मैं आपके लिए इसलिए खोजता हूँ, यहाँ आपको पता लगे भैया कौन सी कंपनी को क्या चीज़ें हो रही है और क्या कंपनी के द्वारा चीज़ों के द्वारा काम हो रहा है। अब बात करेंगे यस बैंक। यस बैंक सबका चहेता शेयर, आपको मैंने पहले भी कहा था, और आज एक बड़ी न्यूज़ आई है सीसीआई वाली। और अच्छा, अगर इतनी बड़ी न्यूज़ अगर ये होती तो इसमें आज अपर सर्किट भी लग जाता, ये आप समझना। अभी इसके अंदर बहुत काम होने हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होने हैं। कंपनी सेल अच्छी कर रही है, प्रॉफिट अच्छी कर रही है, कंपनी को अपने एनपीए का निपटारे के लिए बहुत वक्त चाहिए, और कंपनी अपनी स्थिति को प्रशांत कुमार के द्वारा बहुत मजबूत करती जा रही है। अब ये जो मसला है ना एसएमबीसी वाला, इसके अंदर अपने स्टेक को बढ़ाने वाला, ये लंबा चलेगा, ये एकदम से समाप्त होने वाली स्थितियां नहीं है कि जब कोई बड़ा बैंक इसके अंदर अपनी स्थितियों को बनाएगा तो वो जल्दबाजी में होने वाली स्थितियां नहीं होती। तो आपको इसके अंदर फिर भी मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर देखना है, शॉर्ट टर्म की स्थितियां हमारे लिए नहीं और आपके लिए नहीं बनी है। तो क्या वो न्यूज़, अगर हम न्यूज़ को समझे तो यस बैंक के शेयर में आज बढ़ोतरी हो गई। आपको पता ही है क्यों हो गई है, क्योंकि सीसीआई ने एसएमबीसी के 25% हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, इससे क्या होगा, यस बैंक शेयर मूल्य सीसीआई ने स्मिता मित्सुबिशी बैंक कॉर्पोरेशन की, यानी कि एसएमबीसी यस बैंक में 24.99% तक की हिस्सेदारी खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी, जिससे जापानी बैंकिंग प्रमुख के लिए इसका सबसे बड़ा शेयरधारक बनने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा जापान के एसएमबीसी के निजी ऋणदाता में 24.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 3 सितंबर को यस बैंक के शेयरों में तेजी आ गई और शेयर 20 रुपये तक पहुंच गया। वैसे शेयर की जो अगर हम हाई देखें भैया, 30-32 तक भी शेयर गया था पहले ये। सीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, प्रस्तावित संयोजन एसएमबीसी द्वारा यस बैंक की शेयर पूंजी और मतदान अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित है। एसएमबीसी ग्रुप की एसएमएफजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है, जिसकी दिसंबर 2024 तक कुल परिसंपत्ति $2 ट्रिलियन है और इसकी वैश्विक उपस्थिति महत्वपूर्ण है। तो यानी कि ये जो हिस्सेदारी लेगा, ये एक बहुत ही बड़ा बैंक है, आप समझ कर चलना। ये मंजूरी पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा एसएमबीसी की यस बैंक की चुकता पूंजी और मतदान अधिकार के 24.99% तक अधिग्रहण की योजना को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद आई है। ये लेन देन यस बैंक द्वारा 9 मई 2025 को किए गए उस खुलासे से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था एसएमबीसी एक द्वितीयक सौदे के जरिए 20% हिस्सेदारी खरीदेगा, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का 13.19% और एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सहित 7 अन्य बैंकों से कुल मिलाकर 6.81% हिस्सेदारी शामिल है। इस सौदे के बाद एसएमबीसी यस बैंक में सबसे बड़ी शेयरधारक बन जाएगी। तो ये एक बड़ी न्यूज़ तो बहुत बड़ी है। अब ये कब तक की स्थितियां पैदा होती हैं, यानी कब तक ये पूर्णतया चीज़ें हो जाएंगी, ये आप समझ कर चलना। देखो हमको और एंड तक के इसके अंदर देखना है कि ये कब तक इसके अंदर स्थितियाँ आएंगी। फिर भी यस बैंक अब बढ़ते कदमों की तरफ है, ये तो हमें सबको ही पता है, क्योंकि यस बैंक की सेल, यस बैंक का प्रॉफिट अच्छा खासा ही हो रहा है, ये आप समझ के चलना। पर इनके अंदर जो बैंक हैं और जिन्होंने संभाला है भैया, वो हटेंगे तो दूसरा आएगा, पर बात वही रहने वाली है, आप समझ कर चलना। स्थितियाँ आपको इसकी ग्रोथ के ऊपर लगानी है ना। हिस्सेदारी तो भैया कोई भी लेकर बैठेगा, उसके बाद क्या ग्रोथ हो रही है इस पर भी आपका दिमाग जाना चाहिए। अच्छा, अब बात करेंगे कि भैया सेल हो गया और मेटल के स्टॉक हो गए, उनके अंदर काफ़ी तेज़ी आ रही है। देखो सर, आपको एक छोटी सी बात मैं और बताऊं, वैसे कई बार बता चुका हूं, देश के अंदर स्टील के उत्पादक में, मेटल के उत्पादक में बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के अंदर हैं, जो देश और विदेशों में भी चीज़ों को भेजती हैं अपने काम के द्वारा। लेकिन समस्या एक पैदा ये हो रही है कि जहाँ हम ये देख रहे हैं कि भैया कच्चा माल जो है स्टील का, वो चीन से ज़्यादा भारत के अंदर आता है। और जब चीन से ज़्यादा भारत के अंदर आता है, तो जिनको स्टील की ज़रूरत है, तो वो इन हमारी देश की कंपनी से वो माल नहीं लेती, तो वो वहाँ से आयात करवा लेती है जो बाहर से, यानी कि यहाँ का पैसा फिर बाहर जा रहा है।
फिर यहाँ की जो कंपनियों की शेयर है फिर उस हिसाब से नहीं हो पाती जिस हिसाब से हमारी कंपनी के अंदर काबिलियत है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे ये देखने को मिल रहा है कि चीन जो स्टील के अंदर अपना उत्पादन करता है उसके अंदर वो कमी करने वाला है। बस यही न्यूज़ है और इस न्यूज़ के द्वारा शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत बन गए हैं। पर ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे कि भैया वो बंद कम कर दे और यहाँ बड़ी बड़ी और उत्पादन तो कंपनी वाली वैसे ही पहले कर रही है, वो सेल्स पे डिपेंड रहता है। देखो मैं बता रहा हूँ न्यूज़ बेस्ड चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ हुई और शेयर भाग गए धड़ाम, फिर क्या होगा, कुछ दिनों में सुस्ती आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि देश की कंपनी हमारे क्या कर रही है और देश के अंदर जब आयात इतना ज़्यादा स्टील होता है तो सरकार उसके अंदर क्या कर रही है, सरकार उसके अंदर ज़्यादा शुल्क की स्थितियाँ भी आ रही हैं। तो जब वो स्थितियाँ होंगी ना भैया कि शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा सरकार लगाए आयात पर, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पार्ट। ये तो भैया चीन कम कर रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है ये आप समझ कर चलना। फिर भी इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो भैया ये न्यूज़ कुछ कह रही है। क्या कह रही है? ये न्यूज़ कह रही है कि मेटल शेयरों में इस कारण तूफानी तेजी, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर 5% तक उछले। तो ये आप समझ कर चलना क्यों तेजी आ रही है। मेटल शेयरों में आज शानदार तेजी बनी हुई है। दरअसल CLSA ने मेटल सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट ने मेटल शेयर में जोश भर दिया है। मेटल सेक्टर पर CLSA की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस साल स्टील उत्पादन में 8.5% की कटौती करेगा। इस साल चीन स्टील उत्पादन 50 MT घटाएगा। जनवरी जुलाई तक स्टील उत्पादन में 20 MT की कमी देखने को मिली है। तो बस यही न्यूज़ है जिसे आपको समझना है और वो ये बताई है CLSA ने कि वो अपना उत्पादन कम करेगा। ओवर कैपेसिटी से निपटने की चीन की कोशिश चल रही है। चीन से स्टील एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तरों पर है। देखो सर, ये मैं आपको क्या कहा था कि चीन के अंदर हम ज़्यादा से आयात करते हैं, फिर क्या चीज़ आ रही है, चीन से स्टील एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर, यानी आयात हम ज़्यादा स्तर पर करते हैं। CLSA का कहना है कि प्रोडक्शन घटने से भारतीय स्टील कंपनियों को फ़ायदा होगा। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वित्त वर्ष 26-28 का EBITDA अगर हम देखें 4 से 8% का बदलाव देखने को मिल सकता है। CLSA का कहना है कि क्षमता विस्तार के चलते उसको JSPL पसंद है। डिमांड सप्लाई बैलेंस के चलते हिंडाल्को जैसी एल्युमिनियम कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ ये न्यूज़ है कि चीन ने इस साल जो अपने उत्पादन कर रहा है स्टील का, उसके अंदर वो कमी करेगा। ये चीज़ें बताइए CLSA ने, करेगा नहीं करेगा वो बात की नीति हो जाएगी, लेकिन इससे स्टील के सेक्टर में बाहरें आ गई हैं। वैसे हमें अपनी कंपनी पर, अपने देश पर विश्वास रखना चाहिए कि हमारी कंपनी की बढ़ती उन्नति देश के विकास पे, और देश विकास कर रहा है। तो ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ को मैंने आपको अलग तरीके से समझाया और समझना बहुत ज़रूरी हमारे लिए है, क्योंकि अपनी एनालाइज भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसी के भी कहने पर शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को बहुत तेज करिए। कोई भी आपको हाथ पकड़ कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।